नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो सिलेबस है, उसको तो डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज की क्लास से हम लोग सिलेबस जो हमारा यूनिट 1 से है, उसके एक-एक टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे। डिटेल्ड स्टडी हम लोग इस क्लास से प्रारंभ करेंगे और उसके साथ-साथ जो हमारे पास बेसिक जो क्वेश्चन्स पूछे गए हैं अब तक यूजीसी नेट में, जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा, उसमें कोशिश ये करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन्स प्रीवियस ईयर के हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे शामिल हों। और उसके साथ कुछ जो प्रैक्टिस सेट वाले बैच हैं, जैसे जैसे कि हमने बताया भी था कि लगभग जो इस कोर्स में अभी जो ऑफर टाइम है इसमें एनरोल होते हैं, उसमें उनके साथ उसको 20 प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक है? मतलब फाउंडेशन कोर्स के साथ 20 प्रैक्टिस सेट और कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, वो हम लोग हम खुद भी जो है यूट्यूब पे सॉल्व करवाएँगे लगभग पिछले 5 से 10 सालों का। ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बढ़ सके और आप पहले ही अटेम्प्ट में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकें। ठीक है? तो आइए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्लास की। किसी भी क्वेरी की स्थिति में आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए, जिससे आपको बाकी की सारी इन्फॉर्मेशंस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सकें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है 11 क्लासेस का। ये मेन जो हमारा 11 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है वो ये है। और फिर उसके बाद अगर 11 क्लासेस प्रयागराज प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में, इस लोगो के साथ इस लोगो के साथ आपको एक ऐप मिलेगा, जिस पे रजिस्टर करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? 11 क्लासेस का जो अभी ऑफर पीरियड है उसमें आप एडमिशन लगा। ठीक है? तो अब जो हमारा यूनिट 1 का जो हमारा बेसिक सिलेबस था, उसमें क्या था कि हिस्ट्री, डेफिनिशन, नेचर, स्कोप ऑफ द पॉपुलेशन जो स्टडीज़ का जो हमारे पास सिलेबस है, उसमें उसका बेसिक कांसेप्ट क्या है, उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे उसको। और फिर उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ अदर सोशल साइंस विथ पॉपुलेशन स्टडीज़, सोशल स्ट्रक्चर, रेशियल ग्रुप, सोसाइटी कल्चर एंड इट्स रोल इन पॉपुलेशन स्टडीज़, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप एंड रिलीजन। फिर उसके बाद इसका रोल इन्फ्लुएंस इन पॉपुलेशन स्टडीज और फिर चेंजेस, सोशल चेंजेस इन इंडिया, ट्राइब्स और फिर इसके बाद इनके कल्चर। ये जो हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं, ये जो पहली चीजें हैं, इसमें कुछ आज की क्लास में पढ़ेंगे, कुछ अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो यहाँ पे आपके ये सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब फैमिली, मैरिज और किनशिप या रिलीजन जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया, ट्राइब्स इन इंडिया से भी 1-2 क्वेश्चन्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो इस बेसिक डेफिनिशन में, बेसिक चीज़ों में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करंट को जोड़ते हुए हम लोग इस मैटर को या इन चीज़ों को पढ़ेंगे। जो बेसिक जो अलग-अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं समय-समय पे, उन रिपोर्ट्स को हम कोशिश ये करेंगे कि जो उनका जब एग्ज़ाम होने वाला आपका रहेगा, तो इस एग्ज़ाम से पहले कुछ 10-15 क्लासेस में जितने भी आपके उस समय करंट अफ़ेयर्स रहे, डिफरेंट-डिफरेंट इंडेक्सेस रहे, पॉपुलेशन के जो डेटा हैं, फिर उसके बाद जो वन रिपोर्ट हैं, अदर जो रिपोर्ट्स हैं, जो पॉपुलेशन पे यूनाइटेड नेशन या फिर डब्ल्यूएचओ, बी या वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं हम उनको यहाँ पे पढ़ा देंगे आपको, ताकि उसके साथ आपका बेसिक के साथ-साथ आपका करंट भी तैयार रहे, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चंस को हल कर पाओ। ठीक है? तो यहाँ पे आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला जो टॉपिक था, पॉपुलेशन स्टडीज़, हिस्ट्री, डेफिनिशन एंड नेचर। ये सिलेबस पूरा बाइलिंगुअल में रहेगा, 2 लैंग्वेज आपके सामने हिंदी और इंग्लिश लिखी रहेंगी। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। ठीक है? बेसिक हम जो यहाँ पे चूँकि स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हिंदी मुश्किल हो जाती है। तो हिंदी और इंग्लिश को हम मतलब हिंदी जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज रहेगी और जो हमारी इंग्लिश है, वो प्राइमरी लैंग्वेज के यहाँ पे स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। हम लगभग आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों में बोल के पढ़ाएँगे और कोशिश ये रहेगी हमारी कि बाइलिंगुअल में दोनों भी जो मतलब कोई भी इसमें जो भी आदमी एक भी लैंग्वेज जान रहा है, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। ठीक है?
तो आइए यहाँ पे देखते हैं पॉपुलेशन स्टडीज़ में। पॉपुलेशन स्टडीज़ में क्या है? पॉपुलेशन स्टडीज़ इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विथ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए विशेष इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो पॉपुलेशन स्टडी है, वो क्या है कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न है ह्यूमन पॉपुलेशन को के अध्ययन का। ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन पॉपुलेशन स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन के अध्ययन की बात करते हैं। ऐसे तो देखेंगे वन रिपोर्ट जो भारत में आती है वो पेड़ों की संख्या के बारे में बताता है, कितना पेड़ बढ़े हैं, घटे हैं। जैसे वन रिपोर्ट के लोगों से अगर आप मिलेंगे, जैसे हमारे कुछ साथी हैं वन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिवीज़न में काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसमें उनका एक क्राइटेरिया होता है जैसे हम लोग जनसंख्या जनगणना करने जाते हैं तो किसी गाँव में गए एक-एक आदमी की ऐज फिर उसके बाद उसकी क्या वैल्यूएशन है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसके पास बाइक है, फोर व्हीलर है या है नहीं है। इन चीज़ों का जैसे हम लोग वहाँ पे एक डेटा एक रिकॉर्ड लेते हैं, वन रिपोर्ट वाले एक निश्चित एरिया में जाएँगे सर्वेज़ जो होते हैं, तो उस सर्वे में किस किन चीज़ों को उस निश्चित एरिया में किस टाइप के पेड़ हैं, उनकी लंबाई क्या है, उनकी मोटाई क्या है, इस तरीके के बहुत सारे वो डेटाज़ वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। उसके बेस पे एक 2 हर 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करती है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन्स बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं वहाँ पे। इसी तरीके से भारत में पशुओं की गणना होती है, लगभग 5 साल पे। तो वहाँ पे जो पशु गणना है उसमें क्या होता है कि एनिमल सेंसस बोलते हैं, एनिमल्स की जानकारी वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों के करंट अफेयर्स से बेसिक मतलब होगा और पॉपुलेशन स्टडीज़ में हम केवल ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसकी बात करेंगे और इसमें इसके पॉपुलेशन साइज़, स्ट्रक्चर, कंपोज़िशन, चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, ठीक है? ये इन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है? पॉपुलेशन स्टडीज़ का अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो पॉपुलेशन स्टडीज़ का जो ऐतिहासिक विकास है या इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है जनसंख्या अध्ययन जनसांख्यिकी से विकसित हुआ है जो प्रारंभ में जनसंख्या डेटा के सांख्यिकी विश्लेषण तक सीमित था। और जो प्राइमरी मतलब जो अब मॉडर्न एज है, मॉडर्न ज़माना जो है उसमें देखेंगे तो यह वेरियस जो हमारे पास एस्पेक्ट है उसमें यहाँ पे ये काम करता है, जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और पॉपुलेशन हेल्थ की जो बातें हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इनका चर्चा पर चर्चा करते हैं। मतलब ये कहने का कि सीधा-सीधा पॉपुलेशन स्टडीज़ अगर आपसे कोई पूछ ले, तो सीधा आपको उसको एक लाइन में बताना है कि पॉपुलेशन स्टडीज़ एक सोशल साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो इसका नेचर और स्कोप है, नेचर स्कोप में हम लोग आते हैं। तो नेचर स्कोप में क्या है? द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन स्टडीज़ इज़ डायनामिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी। डायनामिक का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये पॉपुलेशन स्टडीज़ जो है ये मतलब हर 2 महीने, 4 महीने पे किसी भी गाँव की, किसी देश की, किसी भी क्षेत्र की पॉपुलेशन में चेंजेज़ आते रहते हैं। एक तरीके से ये कहा जाए कि मतलब हर मिनट चेंजेज़ आते रहते हैं, क्यों? क्योंकि 1 मिनट पहले जो हमारी एज थी, वो 1 मिनट बाद नहीं, मतलब अलग हो जाएगी, ठीक है? जैसे अभी आज की डेट में अगर हमारी एज मान लीजिए कि 30 इयर्स 35 इयर्स या 40 इयर्स जो भी आप कहिए, मतलब अभी अभी तो 35 है लेकिन उसमें अगर कहा जाए 2 साल बाद तो वो 36 समथिंग 38, 39 इस तरीके से होती चली मतलब हमारा ये कहने का कि आज की डेट में आज की डेट में जो हमारी मतलब एज है, वो कल जो हमारी एज आने वाले जो कल है, उस एज पे हमारे पास एज चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन स्टडीज़ एक डायनेमिक विषय है। डायनेमिक विषय है मतलब उसमें ये कहने का मतलब हमारा हुआ कि इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? तो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन ट्रेंड्स एंड it also examine the socio-economic cultures, political factors influencing population growth and distribution. Okay? The scope of the population studies extend to the public policy making under ur- uh, under urban planning, healthcare.
लेबर मार्केट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आपके लिए सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें रहेंगी, अर्बन प्लानिंग, हेल्थ केयर, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ध्यान में रखिएगा अभी। लेबर मार्केट के लिए अलग अलग थियरीज हैं, डुअल लेबर मार्केट थियरी, और फिर उसके बाद पीएफ रेशियो, फिर इस तरीके से इवर्टिली की कुछ थियरीज हैं। इवर्टिली की थियरी तो और डुअल मार्केट सॉरी डुअल जो लेबर मार्केट जो थियरी है, वो यहाँ पे कई कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो लेबर मार्केट जो थियरीज मतलब अलग अलग टाइप की जो आने वाली हैं, या इवर्टिली की थियरी जो माइग्रेशन से रिलेटेड है, या फिर हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स होती हैं, वो बहुत ही यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी और इनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए अलग अलग रिलेशनशिप्स, यहाँ पे जो आपको सिलेबस लिखा है, रिलेशनशिप ऑफ जो सोशल साइंस है, मतलब इसके जो अदर सोशल साइंस के जो, सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन स्टडीज एक सोशल साइंस का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम केवल ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, और अब इसका जो रिलेशनशिप है अदर अदर सब्जेक्ट के साथ, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सोशियोलॉजी एंड पॉपुलेशन स्टडी। सोशियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग societal factor influencing population growth such as family structure, education, gender roles, and social sorry mobility. Social mobility. It studies how social norms and values shape reproductive behavior एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समाजशास्त्र उन सामाजिक कारकों को समझने में मदद करता है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पारिवारिक संरचना, शिक्षा, लैंगिक भूमिकाएं और सामाजिक गतिशीलता। यह अध्ययन करता है कि सामाजिक मानदंड और मूल्य किस प्रकार प्रजनन व्यवहार और जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों को आकार देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो हिंदी है, सबसे पहली बात तो जो मैटर कंटेंट क्रिएट किया गया है वो इंग्लिश में है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, और इंग्लिश में आसान भी पड़ती है। ठीक है, और उसका ये जो फिर फॉर्मेट है, ये ट्रांसलेटेड फॉर्मेट है, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इशू, थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। मतलब ज़्यादातर मैंने जो जगहों पे देखा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश में उसका कुछ सेंस आ रहा होता है। जिस सेंस में हमने जो बात कही है, इंग्लिश में कुछ सेंस आ रहा होता है, फिर उसके बाद हिंदी में उसको देखेंगे तो जस्ट थोड़ा-सा डिफरेंसेस क्रिएट करता है। तो बेसिक जो होता है, चाहे कोई भी पेपर आप उठाइए, उसमें जो इंग्लिश सेंस होता है, इंग्लिश जो वर्डिंग होती है, उसी को प्राइमरी अ, मतलब मैटर माना जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि इंग्लिश को, मतलब इंग्लिश ही प्राइमरी मैटर हमारा रहेगा, हिंदी सेकेंडरी रहेगा। जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो, उसके लिए आप लोग जो नंबर है लिख दे रहे हैं, इस पे आप लोग बात कर सकते हैं, और इस पे जो है डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, और कोई कन्फ्यूजन, कोई भी समस्या, परेशानी की स्थिति में आप लोग इलाहाबाद प्रयागराज में या अल्लाहपुर प्रयागराज में हमसे मुलाकात भी करें। ठीक है, तो ये जो है मतलब यहाँ पे जो भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, उन चीज़ों के लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो फ़ोन करिए, फ़ोन से भी नहीं हल हो रहा है, तो आप हमको बताइए कि किन चीज़ों पे, जैसे मतलब आपको नहीं कन्फ्यूजन है, या फिर क्या चीज़ नहीं समझ में, दूसरी क्लास प्रोवाइड कर दें। ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं इसके साथ, यहाँ पे देखते हैं कि अब जो हमारे पास कोरिलेशन है, पॉपुलेशन स्टडीज़ और अदर सब्जेक्ट का, उन पे हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जनसंख्या अध्ययन या पॉपुलेशन स्टडीज़ को इकोनॉमिक्स के साथ, पॉपुलेशन स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में क्या यहाँ पे चेंजेस होते हैं, क्या बिहेवियर होता है, क्या एक-दूसरे में कोरिलेशन होता है, उसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स प्लेज अ की रोल इन स्टडीइंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंसेप्ट सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फिर इसके बाद डिपेंडेंसी रेशियो एंड क्रूशियल आर क्रूशियल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो यहाँ पर देखिए जब भी हमारे पास जब भी कोई भी बातें होती हैं देश स्तर पे, जब भी बजट आता है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बजट अपना पेश करती है, तो बजट पेश करने के बाद ये होता है कि फला पॉपुलेशन के लिए क्या मिला। अलग-अलग जो स्टेट की पॉपुलेशंस हैं, वो बताती हैं कि पश्चिम बंगाल को ये मिला, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु को ये मिला, फिर यूपी को ये मिला, एमपी को कुछ और सुविधाएँ दी गई। तो वहाँ पे कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कि ये हमारे साथ जो है इनका डुअल नेचर है। फिर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आती हैं। तो वही चीज़ वहीं वहीं पे इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है। क्योंकि बेसिक जो बजट या फिर जो भी किसी गवर्नमेंट का होता है, वो वेलफेयर ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, उनका वेलफेयर कैसे हो, वो मेन प्राइमरी उनका फोकस होता है। तो उसी पर यहाँ पे इकोनॉमिक्स बेस्ड हो जाती है, कि जब भी हम पॉपुलेशन स्टडीज़, पॉपुलेशन के जो डेटा हैं, हम उनका इकोनॉमिक्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे हमें खर्च करने की, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, इन चीज़ों पे खर्च करने की आवश्यकता ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद जहाँ पे लेबर मार्केट है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लेबर क्लास फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पे अशिक्षा ज़्यादा है, वहाँ पे शिक्षा और रोज़गार की व्यवस्था की जाए, रोज़गार रोज़गार के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ। जैसे चाइना का मॉडल देखेंगे, मॉडल में क्या है कि उन्होंने कोशिश ये की है कि जहाँ जो व्यक्ति रह रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई गाँव में रह रहा है, तो 4 से 10 गाँवों को मिलाकर उन्होंने एक वहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में टमाटर की खेती ज़्यादा हो रही है, तो उस टमाटर की खेती के लिए मतलब वहाँ पे कुछ 4-5-10 गाँवों को मिला के उन्होंने टमाटर की टमाटर से कुछ चिप्स बनाने की या पेस्ट बनाने की, कुछ इस टाइप का चटनी वगैरह बनाने की, सॉस वगैरह बनाने की फैक्ट्री लगा दी। तो आदमी अपना सामान भी फैक्ट्री को बेच रहा है और काम भी वहीं कर रहा है। और एक आदमी को जैसे मान लीजिए कि उसके घर के पास काम दे दिया जाए और 2-4 हज़ार कम दिया जाए, तो वो ज़्यादा खुश रहे। इवेन उसको 500 किलोमीटर दूर भेज के कह दिया जाए कि हम आपको 10,000 एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। चाइना ने इस मॉडल को फ़ॉलो किया है, भारत में इस मॉडल को हालाँकि फ़ॉलो नहीं किया गया। भारत में मतलब बहुत सारे इश्यूज़ थे इस मामले में। तो अगर इस तरीके की यहाँ पे थियरीज़ इकोनॉमिक्स पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ अगर इकोनॉमिक्स या फैक्टरीज़ को हम इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का वेलफेयर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? तो यही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में भी लिखी गई हैं। फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी और पॉपुलेशन स्टडीज़ का क्या मतलब है? एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो मानव विज्ञान है, नृविज्ञान जिसको कहा जाता है, मतलब जो एंथ्रोपोलॉजी का पॉपुलेशन के साथ क्या रिलेशनशिप बैठता है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड ethnic aspect of population dynamics, including traditional belief, concept system, and customs related to birth, marriage, and family ties। ठीक है? जैसे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था कि भारत में हर जगह जो बिहेवियर होता है, जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, वो ज़्यादातर मेल को होते हैं। लेकिन उसमें उसको पितृसत्तात्मक सत्ता कहा जाती है। फादरनिटी, मतलब जो फादर है, जो पेरेंट्स हैं, एक मतलब कोई पिता है तो वो अपने पुत्र को, फिर वो अपने पुत्र को, मतलब महिलाओं को जो संपत्ति अधिकार हैं, अ, जो बेसिक अधिकार हैं, बेसिक अधिकार नहीं, जो हमारे पास संपत्ति के जो अधिकार हैं, उसको देखेंगे तो वहाँ पर वो कम थे। तो उसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में मातृसत्तात्मक सत्ता है, जहाँ पर सारे प्रॉपर्टी राइट्स घर की बड़ी बेटी को ट्रांसफ़र होते हैं। आदमियों के पास, वहाँ मेल्स के पास कोई अधिकार नहीं होते, ना के बराबर अधिकार होते हैं प्रॉपर्टी राइट्स को लेके। तो वो नॉर्मली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का एक मेघालय स्टेट्स है, ठीक है? मेघालय। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया, एक जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं पे रहने वाली जनजातियाँ कुछ हैं, उनका नाम भी गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ हैं। उन जनजातियों में यहाँ पे ज़्यादातर 99% प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं घर की बड़ी बेटी को ट्रांसफ़र, इसको कहा जाता है मातृसत्तात्मक समाज। तो इस पर एक क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा हुआ है। तो देखेंगे तो किसी साल में पूछा है, अब हमें एग्ज़ैक्टली याद नहीं है किस साल पूछा है,
लेकिन इस पे क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा हुआ है। तो वहाँ पर मेघालय करेक्ट आंसर था। मेघालय का नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर जो मतलब जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं, जो मेघालय के इस रीजन में रहते हैं, गारो खासी जयंतिया रीजन में, उनमें ये परंपरा पाई जाती है कि वो मतलब प्रॉपर्टी राइट्स घर की बड़ी बेटी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं एंथ्रोपोलॉजी और पॉपुलेशन स्टडीज़ में कोरिलेशन और उसके साथ जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है? मतलब ये कहने का यूजीसी के जो एक-एक टॉपिक दिए गए हैं, उसपे कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए जब हम टॉपिक बताएँगे तो आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया रहेगा उसको भी हम यहाँ पे बता देंगे ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और भी बढ़ सके। ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर, सोशल एंड रेशियल ग्रुप, सोसाइटी एंड कल्चर्स में क्या है? सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस within a society. It includes elements such as caste, class, ethnicity, and social roles and that influence population behavior. सामाजिक संरचना किसी समाज के भीतर सामाजिक संबंधों और संस्थानों के संगठित रूप को दर्शाती है। इसमें जाति, वर्ग, जातीयता या सामाजिक भूमिकाएं शामिल हैं जो जनसंख्या व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है? मतलब क्या कि सोशल स्ट्रक्चर जो सामाजिक व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं, जो आदिकाल से मानव ने एक फैमिली में रहना शुरू किया। सबसे पहले तो होता नहीं कि आदमी जो कहते नहीं कि जो हमारे पूर्वज थे बंदर थे, बंदरों से धीरे-धीरे विकसित होते हम लोग आदमी हुए तो लैंग्वेज का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ और बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ। तो वो जो यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग हुई, जो एक पैटर्न, जो एक नियम कानून बनाए गए, उसी को यहाँ पे एक तरीके से सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है, सामाजिक संरचना कहा जाता है, जिसमें हम किसी व्यक्ति या किसी फैमिली का विदिन उस एक सोसाइटी, एक समाज के अंतर्गत उसका एक दूसरे के कोरिलेशन को हम लोग या रिलेशनशिप को देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे सोसाइटी एंड कल्चर की बात आती है फिर। सोसाइटी एंड कल्चर में क्या होता है कि सोसाइटी के साथ एक जैसे अलग-अलग सोसाइटीज़ हैं, जैसे यूपी में रहने वाले जो लोग हैं, वो होली मनाते हैं, होली आने वाली है, होली मनाते हैं। फिर उसके बाद दिवाली भी मनाते हैं, लेकिन वहीं साउथ में चले जाएँगे केरल, कर्नाटक की ओर तो वो लोग जो 14 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास का एक त्योहार होता है पोंगल, उसको मनाते हैं। पोंगल का यूपी में कोई रोल नहीं और होली, दिवाली का केरल, कर्नाटक में कोई रोल नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो जो सोसाइटी एंड कल्चर है, सोसाइटीज़ अपने एनवायरनमेंट के, जियोग्राफी के अनुसार नए-नए कल्चर्स डेवलप करती हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पॉपुलेशन स्टडीज़ को पढ़िए, तो थोड़ा-सा जियोग्राफी भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि जियोग्राफी वाले इस एग्ज़ाम को देते हैं। जैसे-जैसे जियोग्राफी हमारी डेवलप होगी, जिस तरीके की हमारी जियोग्राफी रहेगी, उस हिसाब से हमारा रहन-सहन हो जाएगा। ठीक है? जैसे उत्तर भारत में देखेंगे तो ज़्यादातर लोग या दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग अ, आदमियों में देखेंगे तो ढीले कपड़े पहनते हैं। वो अलग बात है कि आज टाइट जीन्स चढ़ा के, टी-शर्ट चढ़ा के हम लोग टहल रहे हैं। लेकिन जो बेसिक कांसेप्ट है, जो बेसिक रहन-सहन हम लोगों का हुआ करता था, वो कुर्ता-धोती या इस तरीके की लुंगी शर्ट पहनते थे साउथ इंडिया के लोग। उसमें कारण ये था कि पूरी बॉडी में हवा लगती है। पूरे बॉडी में क्योंकि ये गर्मी और उसके बाद जो है मतलब जो हमारा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भारत का, इसमें कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है। तो वो रहन-सहन में बदलाव एक मतलब बेसिक नीड्स थी। अब यहीं आप अ, सऊदी अरेबिया और इन सब कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग पूरा बुर्का टाइप का पहनते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो। ठीक है? मेल-फीमेल उसमें कारण ये है कि उनके यहाँ बड़े-बड़े बालू के तूफ़ान आते हैं। अ, रेगिस्तानी क्षेत्र में है तो हवाएँ चली तो बालू बहुत तेज़ उड़ती है। तो बालू कहीं कान में ना घुस जाए, कहीं आँख में ना घुस जाए इस तरीके से, उसके लिए पूरी बॉडी को लोग ढकते हैं। वहीं यूरोपीय कंट्रीज़ में देखिए, वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं इसलिए वहाँ के लोग सबसे कम कपड़े पहनते हैं। तो ये जियोग्राफी के अनुसार जो समाज मतलब कल्चर जो डेवलप हुआ है, उसको यहाँ पर देखेंगे तो ये इसको कहा जाता है सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर के साथ यहाँ पर देखेंगे तो सोसाइटी और कल्चर मतलब एक सोसाइटी जिस जियोग्राफिकल एरिया में रही है उसी के अनुसार उसका कल्चर डेवलप हो जाता है। जैसे मिडिल जो भारत है यूपी, बिहार इस तरीके की जो चीज़ें हैं,
यहाँ पर मांस या मछली कम खाई, लेकिन वहीं कोस्टल एरिया में देखेंगे तो वहाँ के बड़े-बड़े जो पुरोहित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो उसको मांस मतलब मछली मछली खाते हैं। उनके यहाँ मंदिरों में पूजा भी जो है दुर्गा पूजा इस तरीके की जो पूजाएँ होती हैं, उसमें देखेंगे तो मछली को चढ़ाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वो उनके पास वैरायटी ज़्यादा होती है यूपी, बिहार के लोगों के पास, तो फल-फ्रूट इस तरीके के अनाज की चीज़ें चढ़ाते हैं भगवान को। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मतलब हमारे कहने का ये कि कल्चर और सोसाइटी आर कोरिलेटेड विथ जियोग्राफी, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है, सोसाइटी इज़ अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप व्हाइल कल्चर इंक्लूड्स देयर बिलीफ, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर इंक्लूडिंग मैरिज, फैमिली प्लानिंग एंड पैटर्न, ठीक है? समाज सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क है जो संस्कृति जो जबकि जबकि संस्कृति साझा विश्वासों, मूल्यों, परंपराओं और रीति-रिवाजों को शामिल करती है, जो विवाह, परिवार नियोजन, प्रवासन पैटर्न सहित सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। तो इसमें यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क, ठीक है? समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क है, जबकि संस्कृति में क्या होता है कि एक यहाँ पे साझा विश्वास, साझा मूल्यों, रीति-रिवाजों को शामिल किया जाता है। मतलब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सोसाइटी और कल्चर में डिफरेंस क्या है? तो वहाँ पर एक चीज़ आप बताएँगे कि सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि सामाजिक संबंध हमारे कैसे हैं। 10 लोग एक जगह रह रहे हैं तो कोई भाई-भाई है, कोई पिता-पुत्र है, कोई भाई-बहन है, कोई पति-पत्नी है। इस तरीके के जो संबंध हैं उसको हम कहते हैं सामाजिक संबंध, ठीक है? और वो एक समाज का निर्माण करता है। लेकिन अगर उसी उसी समाज के साथ अगर हम संस्कृति, विश्वास, मूल्यों, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, फिर उसके बाद रीति-रिवाज़ों, परंपराओं को भी शामिल कर दें तो वो कल्चर हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल्स इन पॉपुलेशन, सामाजिक संस्थाएँ जो हैं, उनका रोल पॉपुलेशन स्टडीज़ में क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स and influencing birth rate, mortality rate, migration pattern, and social structure. These institutions includes family, education, religion, economy, and government. ठीक है? They regulate social behavior and contribute to demographic change. ठीक है? तो जो सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाओं में क्या-क्या आता है? जो इसमें देखेंगे तो जो पॉपुलेशन के जो डायनामिक्स हैं, डायनामिक्स मतलब जो पॉपुलेशन चेंज किनके कारण होती है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन पैटर्न इनके कारण चेंज होती है। फिर जो हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें शामिल कौन होता है? परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, सरकार आदि शामिल होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन और उसका रोल इन पॉपुलेशन स्टडीज़ में अभी जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, इन चीज़ों का एक मतलब बेसिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, तो उनका यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न होता है और उस पैटर्न में ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे फैमिली एंड सोशल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामाजिक संस्था के रूप में परिवार, सामाजिक संस्था के रूप में जब परिवार होता है तो द फैमिली इज़ अ प्राइमरी यूनिट दैट इन्फ्लुएंस फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। Marriage pattern, family planning decisions, and child care practices affect population trend. Nuclear and joint families have different impact on population. ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो परिवार क्या है? परिवार प्राथमिक इकाई है जो प्रजनन दर, प्रजनन व्यवहार, जनसंख्या वृद्धि आदि को प्रभावित करती है। विवाह पैटर्न, परिवार नियोजन के निर्णय और बाल देखभाल प्रथाएं जनसंख्या प्रवृत्तियों को प्रभावित करती हैं। एक और संयुक्त परिवारों का जनसंख्या संरचना पर अलग-अलग प्रभाव होता है। ठीक है? ये हुआ। फिर उसके बाद एजुकेशन और पॉपुलेशन स्टडीज़ में क्या है? एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन इज़ ए की फैक्टर कंट्रोलिंग बर्थ रेट एंड इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशंस। ठीक है? लिटरेसी लेवल्स इम्पैक्ट अवेयरनेस अबाउट कंट्रासेप्शन,
maternal health and child mortality. Higher education levels are linked to lower fertility rates and delayed marriage. तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग देख ही सकते। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा था? इससे पूछा था किस साल का था ये, शायद बहुत पुराना पेपर था। उसमें ये पूछा था कि अगर किसी भी समाज में एजुकेशन का ग्राफ बढ़ रहा, किसी भी समाज में एजुकेशन का ग्राफ बढ़ रहा है, उसका क्या प्रभाव हो? उसके साथ एजुकेशन बढ़ने के साथ जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन करेगा या फर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज करेगा। तो जितना भी पढ़ा लिखा समाज देखेंगे तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट लोअर होते हैं और डिलेड मैरिज का कंसेप्ट, हेल्थ केयर कंडीशंस इंप्रूव्ड होती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे इसका एक कोरिलेशन एक बैठाते हुए कथन कारण का क्वेश्चन पूछा था। एक मतलब लैंग्वेज लिखा था, फिर उसके बाद कई उसमें कारण लिखे। ठीक है? तो जब वो अभी वो ये टॉपिक खत्म होगा तो उसके हम साथ हल करवा देंगे आपको। ठीक है? फिर रिलीजन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल धर्म और जनसंख्या नियंत्रण। जैसे यहाँ पे देखिए रिलीजियस बिलीफ इन्फ्लुएंस एटीट्यूड टुवर्ड्स द contraception, family planning and reproductive rights. Some religion encourage large families while other promotes birth control and population stabilization. Culture and religious values shapes migration pattern and settlement. ठीक है? कुछ जो जैसे धार्मिक जो विश्वास होते हैं, जैसे कुछ धार्मिक जो विश्वास हैं अगर निरोधक परिवार नियोजन और प्रजनन अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ धर्म हैं जहाँ पे कहा जाता है कि अ, जो बच्चे होते हैं वो मतलब एक तरीके से कहा जाए ऊपर वाले की देन होते हैं या किसी भगवान की देन होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस वो कंट्रासेप्शन का यूज़ नहीं, और कंट्रासेप्शन का यूज़ नहीं करते तो उनका परिवार बड़े होते हैं, लार्ज फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे परिवार होते हैं जैसे देखेंगे स्पेशली जो शिक्षित वर्ग है भारत में, शिक्षित वर्ग में जैसे कम्युनिटी देखें, जैन कम्युनिटी देखें, ईसाई कम्युनिटी देखें, तो उसमें देखेंगे तो उनकी फैमिली साइज़ कम होती है। तो ये चीज़ें वहाँ पे मतलब धर्म जो है वो जनसंख्या को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये उसके बीच में कुछ बताया गया है। ठीक है? अब इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या बातें हैं? तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमाइन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनकम लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्हिच इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन। ठीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अफेक्ट माइग्रेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट डायनेमिक्स। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी किस तरीके से हमारे हम प्रभावित होती है, हमारी इकोनॉमी किस तरीके से पॉपुलेशन से प्रभावित होती है। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं, कोई बीमारी फैल जाए तो लोगों की डेथ ज़्यादा होती है। वहाँ पे सोशल जो वर्कर होते हैं या फिर एक तरीके से कहा जाए जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, उनको इम्प्रूव करने की, शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही उसमें मतलब एक तरीके से अगर आप बेसिक से इसके समझे हुए हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना बहुत ही। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, फिर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज लाइक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज एंड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज़ादी के बाद से अब तक चलाए गए हैं, वो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उन पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो समय-समय पे इसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है? फिर लॉ रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज एक्ट भी आया था। फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स जो महिलाओं को दिए जाते हैं, हेल्थ केयर अफेक्ट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। फिर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ रोल इन सस्टेनेबल पॉपुलेशन मैनेजमेंट। ठीक है? तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से प्रभावित करती हैं जनसंख्या को या जनसंख्या कंट्रोल को। तो उसपे हम लोग जो ही अभी जो जब आगे जब इसकी पॉलिसीज़ की बातें होंगी, पॉलिसीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, कि जस्ट मतलब जो आगे की पॉलिसीज़ हैं
जब आगे धीरे-धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जब हम डिफरेंट डिफरेंट सर्वेज़ की बात करेंगे, तो उसमें जो हमने पिछली क्लास में जैसे देखा जाए तो जो सिलेबस का डिस्कशन किया हुआ है, उस सिलेबस में जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का या इस तरीके के जो प्रोग्राम है इनका जब नंबर आएगा, तो उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी प्लानिंग अब तक हुई है, जितने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए हैं, उन सभी की हम लोग चर्चा पर चर्चा वहाँ पे करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पे जो फैमिली होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है? फैमिली की जो परिभाषा होती है, अ, फैमिली इज़ द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन that plays a crucial role in human life. It is a group of individuals related by blood, मैरिज या एडॉप्शन। मतलब ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो या तो एक दूसरे से रिलेशन हो, पैटर्न हो, मैरिज हुई हो या एडॉप्शन हो। Families provides emotional, social and financial support and serve as a basic unit of the socialization। परिवार एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उन व्यक्तियों का समूह है जो रक्त संबंध, विवाह या गोद लिए जाने के आधार पर जुड़े होते हैं। परिवार भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग प्रदान करता है तथा समाजीकरण की मूल इकाई। ठीक है? ये फैमिली हुई। अब फैमिली के जो अलग-अलग प्रकार हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बेसिक टाइप्स होते हैं। जैसे परिवार तो हो गया कि लोगों का समूह, जो एक-दूसरे से या तो ब्लड रिलेटेड हैं या मैरिज किए हुए हैं, या फिर जो है उसमें गोद लिया गया है किसी बच्चे को या फिर जो भी बच्ची है। फिर उसमें ये तो फैमिली हुई। अब फैमिली के जो टाइप होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा आजकल कांसेप्ट चल रहा है। ए स्मॉल यूनिट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन, मतलब मियाँ-बीवी 2 बच्चे। अगर इस तरीके से रह रहे हैं लोग, मियाँ-बीवी या उनके बच्चे, तो उसको हम कहेंगे ये न्यूक्लियर फैमिली। ज़्यादातर नौकरी वालों के साथ यही होता है कि वो बाहर रह रहे हैं, मियाँ-बीवी, बच्चे। माँ-बाप चलिए मतलब उनको छोड़ दिया गया है गाँव, जो कि गलत है। ठीक है? फिर जॉइंट फैमिली होती है। ए लार्ज फैमिली वेयर मल्टीपल जनरेशंस लिव टुगेदर। मल्टीपल जनरेशन जैसे आपके दादा-दादी और पिताजी, माताजी, या फिर इस तरीके से आप वो जॉइंट रूप में रह रहे हैं, तो उनको हम जॉइंट फैमिली के रूप में कंसीडर करते हैं। फिर एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली में क्या है? इंक्लूड्स रिलेटिव्स बियॉन्ड द इमीडिएट फैमिली सच एज़ अंकल्स, आंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो, ठीक है? तो ये एक्सटेंडेड फैमिली इसको कहा जाता है। ठीक है? बेसिकली 3 टाइप की फैमिली बताई गई है, सोशियोलॉजी में और भी होते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे इसको हम लोग ये टाइप ऑफ फैमिली में 3 टाइप की फैमिली पढ़ रहे हैं। अब मैरिज क्या होती है? जैसे कि किसी से पूछ लीजिए कि विवाह क्या होता है? फैमिली में मतलब जब हम पॉपुलेशन स्टडी नहीं पढ़े थे, तब तो ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों का मतलब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैरिज क्या है? Marriage is a social and legal recognized union between two individuals। ठीक है? टू इंडिविजुअल्स, यहाँ टू इंडिविजुअल लिखा है, जरूरी नहीं दो ही हों एक विवाह में। नॉर्मली जो है मतलब दो होते हैं, कहीं कहीं देखेंगे तो एक साथ एक लड़के ने दो महिलाओं से शादी की, या एक महिला ने कई पुरुषों के साथ विवाह किया। ये मतलब ये एक्सेप्शन की वाली चीजें हैं। नॉर्मली यहाँ पे दो ही जो है इंडिविजुअल शामिल होते हैं। ठीक है? It establish rights and responsibility between spouse and often extended to their families. Marriage is an essential institution that helps regulate human reproduction and social relations। विवाह दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संबंध। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, यह पति पत्नी के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और अक्सर उनके परिवारों तक भी विस्तारित होता है। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है जो मानव प्रजनन और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करता है। ठीक है? तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई मैरिज क्या है, फैमिली क्या है, तो आप आसानी से बता दीजिए। अब देखते हैं विवाह कितने प्रकार का होता है। विवाह के प्रकार का मतलब ये नहीं कि जो
अ, 8-9 टाइप के विवाह बताए जाते हैं पंडित जी लोगों द्वारा, वो सोशियोलॉजी का पार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो पॉपुलेशन स्टडीज़ की दृष्टि से होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बताऊँगा भी। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको अभी पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास जो एस्थेटिक्स की दृष्टि से विवाह होते हैं, मतलब वैवाहिक जो संबंध होते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है मोनोगैमी, मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वुमन, मतलब एक पति एक पत्नी, ठीक है? पॉलीगैमी, पॉलीगैमी में क्या है कि इंडिविजुअल इसमें ज़्यादा होते हैं। पॉलीगैनी, वन मैन विथ मल्टीपल वाइफ्स। पॉलीएंड्री, यहाँ पे वन वुमन विथ मल्टीपल हस्बैंड्स, ठीक है? फिर अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज में क्या है, फैमिली चूज़ लाइफ पार्टनर। अगर जो अब तक भारत है, उसमें देखेंगे तो अरेंज मैरिज का कंसेप्ट ज़्यादा था। घर के बड़े लोग अ, ब लड़के के या लड़की की शादी का डिसीज़न करते थे, उसकी लाइफ पार्टनर का चुनाव करते थे, ठीक है? लेकिन यहीं पे लव मैरिज में देखेंगे इंडिविजुअल चूज़ देयर ओन पार्टनर। लव मैरिज में क्या होता है, इंडिविजुअल ओन ओन पार्टनर को चुनता है। अब इसमें एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएँगे भी ये चीज़। जनसंख्या जो भारत की है, जो सेंसस होता है, उसमें कौन-सा क्वेश्चन मैरिड कपल के बारे में नहीं पूछा गया, ठीक है? तो उसमें क्या था कि मैरिड अगर जो यहाँ पे एक सेक्शन बना होता है, उसमें मैरिज वाला जो होता है, उसमें लिखा रहता है आप क्या सिंगल हो या फिर मैरिड हो या फिर डिवोर्स हुआ हो या फिर सेपरेटेड हो, ठीक है? सेपरेटेड हो। इसमें ये 3 ऑप्शन आपसे लिया गया था। ये मतलब चारों ऑप्शन था, ऑब्लिक करके यहाँ पे ये लिख दिया गया था। सिंगल, मैरिज, डिवोर्स या सेपरेटेड। इसमें जो एक ऑप्शन अदर लिखा था लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मान्यता नहीं देती। अभी जो सेंसस में है, ये क्वेश्चन्स आपसे नहीं पूछा जाता कि भई आप बताओ लिव इन में रह रहे हो क्या? तो वो वहाँ पे चीज़ें नहीं पूछी जाती। हालाँकि वो एक तरीके से गवर्नमेंट अभी इसको गलत मानती है, समाज भी गलत मानता है। क्योंकि उसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। जब दोनों पार्टनर का मन हुआ, एक अलग हो गए, तो फिर परिवार या समाज की व्यवस्थाएँ जो है ध्वस्त हो जाएँगी। आदमी तो फिर जानवर हो जाएगा यार। किसी से भी शारीरिक संबंध बना रहा है, सेक्स कर रहा है, फिर उसके बाद जो है अलग। तो ये चीज़ें या तो वो ऑब्लिगेशंस उसमें हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिकॉग्नाइज़ करे। मियाँ-बीवी लिविंग में भी रह रहे हो तो एक-दूसरे पे जो भारत में जो विवाह कानून है, वो उसको मान्यता दी जानी। भले ही आप प्रॉपर शादी ना किए हो, लिविंग में रह रहे हो, तो उस तरीके के उसको ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। तो ये इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विचार कर रही है, लेकिन अभी तक के लिए जो क्वेश्चन आपका था, उसमें ये 3 ऑप्शन सही थे, ये चौथा गलत। ठीक है? इसको जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। ठीक है? तो ये आपसे जनसंख्या में पूछा भी नहीं जाता। तो जब अभी डेज़ और दिवस या फिर जो है अलग-अलग साल जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं, क्या कंसेप्ट रहे हैं, उनकी जब हम क्लासेस लेंगे तो उसमें आपको ये भी फिर से बताएँगे, ये चीज़ें अभी के लिए शामिल नहीं हैं और ये क्वेश्चंस पहले यही था कि पहले भी ये क्वेश्चन मतलब 2010 में या फिर उसके पहले की किसी पॉपुलेशन में देखेंगे तो सिंगल, मैरिड और डाइवोर्स ये पूछा जाता था। सेपरेशन का केस वहाँ भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि वहाँ पे लोग सेपरेट नहीं रहते थे। मतलब 2 लोग मियाँ-बीवी या तो साथ में रह रहे हैं या फिर जो है वो उनका तलाक हो चुका है। सेपरेशन का कोई केस नहीं होता था। अब कोर्ट में भारतीय कोर्ट में क्या है कि 6 महीना आप सेपरेशन में रहो, उसके बाद तलाक का या डिवोर्स का निर्णय लो। तो सेपरेशन वाली स्थिति आई इसलिए सेपरेशन को जोड़ा गया। अब लिविंग रिलेशनशिप इतना प्रचलित होता जा रहा है कि हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भी जोड़ दे। ठीक है? तो ये चीज़ें वहाँ पे होंगी नहीं होंगी वो तो डिसाइड होगा तो हम आपको पढ़ा देंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर बाकी आप लोग चाय पे चर्चा के तहत सही है, गलत है, इसकी चर्चा आप लोग करते रहिए, ठीक है? आपस में वो डिस्कशन करिए, ठीक? अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं किनशिप, रिश्तेदारी क्या होती है? तो कहे नहीं कि आज हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो रिश्तेदार आए हुए हैं, तो रिश्तेदार का क्या मतलब है? रिश्तेदारी किसको कहते हैं? उसको यहाँ पे देखिए। Kinship refers to the social relationship derived from blood ties, marriage or adoption.
ये 3 तरीके से आपके पास यहाँ पे कोई टाइज़ डेवलप होते हैं, ठीक है? जिसको हम रिलेशनशिप कहते हैं या दोस्ती सॉरी रिश्तेदारी कहते हैं। इट फॉर्म्स अ बेसिक ऑफ फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसिंग इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो पैतृकता है, संपत्ति का जो अधिकार है, वो रिश्तेदारी के माध्यम से तय होता है। तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, एक रिफर्स टू सोशल रिलेशनशिप है, जिसमें ब्लड रिलेशन या मैरिज या अडॉप्शन चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे इनके टाइप क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे हाँ, रक्त संबंधी कंसेगुअस जो वहाँ पे या कंसेजियस जो यहाँ पे किनशिप होती है, उसको रक्त संबंधी यहाँ पे रिश्तेदारी कहते हैं। रक्त संबंधों पे आधारित जैसे माता-पिता, भाई-बहन, ठीक है? फिर इसके बाद देखेंगे एफ़िनल, एफ़िनल का मतलब क्या होता है कि वैवाहिक रिश्तेदारी, जिसको मतलब हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफ़िनल किनशिप क्या होता है कि ये रिश्तेदारी कैसी होती है, वैवाहिक संबंध पे जो रिश्तेदारी बनती है, उसको एफ़िनल किनशिप बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फ़िक्टिव, काल्पनिक रिश्तेदारी, वे सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंध हो, जो रक्त या विवाह पर आधारित नहीं होते, जैसे पालक, माता-पिता, गुरु-शिष्य, ठीक है? तो ये जो होता है, मतलब इसमें कहा जाता है इसमें ये क्या होता है, काल्पनिक रिश्तेदारी या फ़िक्टिव फ़िक्टिव किनशिप इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? तो अब इसके बाद धर्म, धर्म आता है कि धर्म हम किसको कहते हैं? तो धर्म जो होता है वो एक तरीके का, हर एक आदमी का धर्म अलग-अलग होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जो कहते हैं, वो धर्म नहीं होता। वो एक तरीके की परंपराएँ होती हैं जिसको समाज पालन करता है। लेकिन धर्म अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारा धर्म, कहते नहीं हमारा धर्म क्या है? तो हर एक आदमी का धर्म अलग-अलग होता है। पहले यहाँ पे देखते हैं कि रिलिजन इज़ अ बिलीफ सिस्टम दैट इंक्लूड्स फेथ in a higher power, rituals, moral values, and worship practice. It plays a significant role in shaping social behavior, laws, and traditions. Religion influence population studies by affecting birth rate, marriage customs, and family planning. ठीक है? धर्म एक विश्वास प्रणाली है जिसमें उच्च शक्ति में आस्था, अनुष्ठान, नैतिक मूल्य और उपासना पद्धतियां शामिल। यह सामाजिक व्यवहार, कानूनों और परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म जन्म दर, विवाह प्रथाओं और परिवार नियोजन को प्रभावित कर जनसंख्या अध्ययन में योगदान देता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हुई धर्म से रिलेटेड। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कह दीजिए कि है उच्च शक्ति में आस्था। उच्च शक्ति में आस्था, आपको जिसमें आस्था है, अगर आप अलग आस्थावान व्यक्ति हो, आपको अपने माँ-बाप में ही आस्था है, तो मैं अपने माँ-बाप को ही भगवान मानता हूँ। ना बहुत मंदिर मस्जिद जाने की आदत है। तो इस तरीके से जैसे मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आप अलग धर्म में हो गए फिर, क्योंकि हर आदमी के माँ-बाप ज़्यादातर अलग हैं। अब उसमें जैसे आपका है कि आप किसी भगवान को मानते हो, हालाँकि मानता मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि नास्तिक हूँ। कोई नास्तिक है तो उसका भी अलग धर्म है। मतलब जो चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे एक तरीके से अगर देखें, तो वो आपका एक रिलीजन है और रिलीजन जो होता है, धर्म जिसको कहा जाता है, वो हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है क्योंकि किसी को सोने में आस्था हो, कि आराम से कंबल ओढ़ के सो ही रहा है, उसको उसी में आस्था हो, उसका भी अलग अपना धर्म हो गया यार। एक कोई भी चीज़ अलग हो जाए, जैसे हमारा एक डीएनए अलग हो, एक जीन अलग हो जाए, तो आदमी अलग-अलग व्यवहार, अलग-अलग कलर, अलग-अलग चेहरे का हो सकता है, हो जाता है। उसी तरीके से आपका एक बिहेवियर चेंज हो जाए आपका धर्म, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। हालाँकि जो यहाँ पे धर्म की परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार जो हम लोग इसमें स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि धर्म एक सामाजिक विश्वास प्रणाली है, जिसमें हम एक परम शक्ति, उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं। वो शक्ति कुछ भी हो सकती है, आप जिसको जिसको आप मानते हो, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे फिर मेजर
जो धर्म होते हैं उन पे। तो धर्म के जो प्रमुख कार्य होते हैं, जो मतलब जो धर्म हैं उनको तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सोशल साइंस का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सोशल क्वेश्चन है क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि पीपल जो आदमी होते हैं वो समान विश्वासों के माध्यम से लोगों को जोड़ता है, ठीक है? फिर नैतिक मार्गदर्शन है, सोशल गाइडेंस है, फिर प्रोवाइड्स एथिकल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, फिर साइकोलॉजिकल कम्फर्ट है, तो साइकोलॉजिकल कम्फर्ट का मतलब मानसिक शांति है। तो इसमें क्या है कि ऑफर्स होप एंड इमोशनल सपोर्ट आशा और भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। फिर इसके बाद सामाजिक नियंत्रण है, धार्मिक कानूनों और परंपराओं के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक है? तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी क्लास फिनिश होती है, अगली जब हम हमारे पास क्लास होगी, तो उस क्लास में हम इसके आगे के जो वैल्यूज़ हैं, उसमें जो क्वेश्चन्स हैं, उन क्वेश्चन्स को शामिल करते हुए आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी एल1 क्लासेस से जुड़े रहने के लिए ये टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक और इस नंबर पे आप किसी भी समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस